ये कहानी है जय हुन की, हमारे हीरो की, जो एक ऐसे एडवेंचर में फंस चुका है जो रेयर है, मतलब बिल्कुल अनोखा। आमतौर पर तो ऐसे हालात में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। दूसरी चीज का पता तो हमें बाद में चलेगा, क्योंकि वो बख्तरबंद बंदा फिर से बीच में टपक पड़ता है। वो जयहुन को चिल्लाता है, अबे भोन में क्या घूर रहा है, डंजन में घुसने का टाइम हो गया। फिर वो हमारे हीरो पर तंज कसते हुए मजाक उड़ाता है। कहता है, शायद ये अपनी गर्लफ्रेंड की पिक देख रहा है डंजन में घुसने से पहले। जयहुन उस कमेंट को हल्के में टाल देता है और कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की नहीं, अपनी माँ की पिक देख रहा था। माँ से दो शब्द की बात करने के बाद वो डंजन के अंदर कदम रख देता है। डंजन में घुसते ही मैजिस पीछे रहते हैं, अपनी जादुई छड़ियों के साथ, जबकि मार्शल रेडर्स आगे की लाइन में बढ़ते हैं। तभी घिनौने चेहरों वाले बिना दिमाग के घूल्स सामने आ धमकते हैं। एक घमंडी जादूगर चिल्ला चिल्लाकर मार्शल रेडर्स को ऑर्डर देने लगता है। कहता है कि लाइन बनाओ, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। यही वो वजह है जिसके कारण हमारा हीरो इस जॉब से नफरत करता है। उसे इन घमंडी लोगों का ऑर्डर सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, जो उसे बताते रहते हैं कि क्या करना है। लेकिन मजबूरी है, उसे ऑर्डर मानने ही पड़ते हैं। मैजिस अपनी जादुई मंत्रों की शुरुआत करते हैं, अपने एलिमेंटल पावर्स को जागृत करते हैं और जॉम्बीज पर जलते हुए फायरबॉल्स फेंकने लगते हैं। वो जॉम्बीज पल में जलकर राख हो जाते हैं, जैसे कोई क्रिस्पी क्रिटर्स। जयहुन उन जादूगरों को गौर से देखता है और सोच में पड़ जाता है, क्या ये लोग सचमुच मीटी और गिल्ड के हैं? क्योंकि वो गिल्ड तो कुछ टाइम पहले तक रुकी थी, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। फिर भी टेंशन के बावजूद वो सोचता है कि आज उसका मरने का दिन नहीं है, क्योंकि इन जादूगरों की पावर बूस्ट कमाल की है। थोड़ा सा रेस्ट लेते वक्त मुंगू पानी की बोतल पकड़ता है और गटागट पी जाता है। वो कहता है, अब डंजन का असली गेम शुरू है, बिग बॉस को ठिकाने लगाना है। वो बूढ़ा आदमी मजाक में कहता है, बुढ़ापा हो गया, अब इन जवान लोगों की तरह तेजी से नहीं चल सकता। फिर वो हमारे हीरो से पूछता है, तुझे कोई आइटम ड्रॉप मिला? वो खुश है क्योंकि ए रैंक डंजन्स में आमतौर पर अच्छा लूट मिलता है। जयहुन सोचता है कि चलो खुद ही चेक कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है, वो गड़बड़ करने लगता है और उसे अचानक सिर दर्द होने लगता है। तभी एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, आईईआर सिस्टम डाउन है, यूजर से कनेक्शन टेम्पररी डिस्कनेक्ट हो रहा है। फिर एक और मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि अज्ञात कारणों से आईईआर सिस्टम रीबूट होने में फेल हो गया। जयहुन को ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ, उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो कहती है, लाइट का पीछा करो। वो चौंक जाता है और इधर-उधर देखता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस गड़बड़ कर रहे हैं। लिखा है कि कोई अज्ञात एंटिटी सिस्टम में घुस आई है और सेफ मोड रिस्टोरेशन फेल हो रहा है। जयहुन पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बूढ़ा आदमी उसका तनाव भरा चेहरा देखकर पूछता है, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है? जयहुन बस इतना कहता है, किसी ने मुझे लाइट का पीछा करने को कहा। और ठीक उसी वक्त कुछ होने लगता है। हवा में इसे लाइट के बुलबुले उभरने लगते हैं। वो सोचता है, क्या ये वही लाइट है जिसका पीछा मुझे करना है? अजीब बात यह है कि ये लाइट सिर्फ उसे ही दिख रही है, बाकी किसी को नहीं। वो बूढ़ा आदमी फिर पूछता है, तो अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? जयहुन के पास कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन उसकी नजरें उस लाइट पर टिकी रहती हैं। वो अपने डर को निगल लेता है और उस लाइट का पीछा करने का फैसला करता है। जब बूढ़ा आदमी पूछता है कहाँ जा रहा है, तो जयहुन कहता है, बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। लाइट का पीछा करते करते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। तभी सिस्टम विंडो फिर पॉपअप होती है जिसमें लिखा है, आईईआर सिस्टम डिसेबल है, स्टेटस विंडो लोड नहीं हो सकती। वो सिस्टम से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम में पार्शियल डैमेज है और वो सेफ्टी मोड में रिबूट करने की कोशिश करेगा। जयहुन कंफ्यूज होकर सिर खुजाता है, क्योंकि जब से वो 10 साल की उम्र में अवेकन्ड हुआ था, पिछले 17 सालों में सिस्टम कभी डाउन नहीं हुआ, ना कोई डैमेज हुआ, ना ही कोई रीबूट। वो सोचता है, क्या वो आवाज जो मैंने सुनी सिस्टम की इस गड़बड़ से जुड़ी है? सिस्टम बार बार वही फेल नोटिफिकेशंस दिखाता रहता है। फिर भी वो लाइट का पीछा करता रहता है और सोचता है कि क्या एसियर सिस्टम में कुछ बदल रहा है। एसियर सिस्टम का थोड़ा बैकग्राउंड। कहा जाता है कि इसका नाम नॉर्स माइथोलॉजी के देवताओं जैसे ओडिन और थॉर से आया है। ये सिस्टम एसियर से निकला माना जाता है, जो 2011 में आई डिजास्टर के दौरान इंसानियत की आखिरी उम्मीद और डिफेंस था। उस वक्त पैसिफिक महासागर के बीच में अचानक एक विशाल पेड़ उगा, जो सिर्फ 9 दिन में इतना ऊंचा हो गया कि इसकी छाया पूरी दुनिया पर पड़ने लगी। वो डरावना पेड़ और कोई नहीं बल्कि मिथोलॉजी का विश्व वृक्ष, एक ड्रसिल था। जब वो 9वें दिन पूरी तरह उग गया तो दुनिया में हाहाकार मच गया। मॉन्स्टर्स की लहर ने आधे इंसानों को खत्म कर दिया। बाकी लोग भुखमरी और प्लेग से जूझ रहे थे। उस निराशा के माहौल में सच्चे हीरोज उभरे, जो दैवीय शक्तियों के साथ आए और इंसानियत के लिए उम्मीद की किरण लाए।
धीरे धीरे कई लोग अपने एसियर सिस्टम को टैप करने लगे और रेडर्स बनकर इंसानियत को बचाने लगे। तब से एसियर सिस्टम मॉन्स्टर्स के खिलाफ इंसानों का सबसे बड़ा हथियार रहा है। लेकिन अब हमारे हीरो को चिंता हो रही है। अगर एसियर सिस्टम में बदलाव आ रहा है तो शायद चीजें अच्छी नहीं होंगी। अचानक वो एक डेड एंड पर पहुंचता है और सामने एक हरा दरवाजा दिखता है। पहले तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रेजर गेट है। ट्रेजर गेट्स के बारे में थोड़ा, ये डंजन्स में छुपे सीक्रेट रूम्स होते हैं जो बहुत कम बार दिखते हैं, यहाँ तक कि हाई लेवल डंजन्स में भी। इनमें स्पेशल आइटम्स और रेयर मटेरियल्स होते हैं जो इस दुनिया की लोकल करेंसी वॉन में लाखों की कीमत के हो सकते हैं। जयहुन का दिमाग उत्साह से दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि अगर ए रैंक या उससे ऊपर का कोई इक्विपमेंट मिल गया तो उसकी बोरिंग लाइफ एकदम बदल जाएगी। वो चुपके से देवताओं से प्रार्थना करता है कि उसे थोड़ा लक मिल जाए। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, पूरी जगह इतना अनरियल लगता है जैसे वो किसी हेवनली रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ गया हो। उसके सामने एक पेडेस्टल पर एक चमकदार आइटम रखा है। जयहुन ने डंजन्स में ऐसी जगहों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद ऐसी जगह पर आएगा। फिर भी वो आइटम को देखकर थ्रिल्ड हो जाता है और उत्साह में उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां उस आइटम को छूती हैं, नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। पहला नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि डैमेज्ड सिस्टम फीचर रिस्टोर हो गया है। दूसरा बताता है कि एक नया इक्विपमेंट डिस्कवर हुआ है। तीसरा ऑफर करता है कि आइटम डिटेल्स देख लो। जयहुन की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना शायद सुन ली गई है। जब वो उस आइटम को अपने हाथों में पकड़ता है, सिस्टम पैनल खुलता है और बताता है कि ये है ओडिन्स लॉस्ट आई, एक मिथिकल रैंक का आर्टिफैक्ट। ये आंख ओडिन की थी, जो एसियर का सबसे पावरफुल देवता था। ओडिन ने इसे मिमीर के कुएं पर बुद्धि के लिए कुर्बान किया था। इसे इक्विप करने के बाद हमारा हीरो रून्स लिखना सीख सकता है और जादू को रिवर्स करके उसे डिसमेंटल या डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये दुनिया का इकलौता मिथिकल रैंक का आइटम है और एक बार इसका मालिक बन गया तो वो हमेशा के लिए उसका है। वो आंख इतनी चमकदार है कि जयहुन उसकी तरफ सीधे देख भी नहीं पाता। सिस्टम पैनल पर नजर डालते हुए वो इसके एक्टिव स्किल के बारे में पढ़ता है, जिसका नाम है एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, एक एक्स रैंक स्किल जो जादू की स्ट्रक्चर को एनालाइज और डिस्ट्रॉय करता है। ये स्किल जादू के रैंक के हिसाब से मैना खपत करता है। रून्स मैजिक के साथ वो बिना स्पेल कास्ट किए फुल पावर पर जादू यूज कर सकता है। एक और फायदा यह है कि वो ब्लैंक कार्ड यूज करके अपने अपोनेंट्स के स्किल्स कॉपी कर सकता है। ये आंख साफ तौर पर एक पावर हाउस है जिसमें ढेर सारी इनक्रेडिबल एबिलिटीज हैं जो जयहुन की रेडर स्किल्स को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन जयहुन डिसाइड करता है कि वो इस आइटम को बेच देगा, क्योंकि ये उसे सैकड़ों लाखों की कमाई दे सकता है। जैसे ही ये आइटम मार्केट में जाएगा, लाखों में बिकेगा। जयहुन को राहत मिलती है कि अब उसे ना तो मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही किसी का मीट शील्ड बनना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है क्यों ना ऐसे एक बार ट्राई करके देखूं, क्योंकि उसने पहले कभी माइथिकल आइटम यूज नहीं किया। लेकिन तभी सिस्टम तुरंत वार्निंग देता है कि अगर उसने इसे इक्विप कर लिया तो ये हमेशा के लिए उससे चिपक जाएगा, वो इसे कभी अलग नहीं कर पाएगा। जयहुन जानता है कि वो इसे इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगा, भले ही वो इसे इक्विप कर ले, क्योंकि वो 20 साल की प्राइम उम्र को पार कर चुका है, जो इस तरह के गियर के लिए बेस्ट होती है। इसलिए वो इसे पहनने का इरादा छोड़ देता है। इस लकी एनकाउंटर के बाद वो अपनी पार्टी के पास वापस जाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी गिल्ड मेंबर्स को भरोसा दिलाता है, मेरा दोस्त जरूर वापस आएगा। और ठीक उसी वक्त जयहुन वहां पहुंच जाता है। वो तुरंत पार्टी लीडर से माफी मांगता है, सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ ऐसा फिर नहीं होगा। जब सब आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, बूढ़ा आदमी जयहुन के सीने पर हल्के से थपकी देता है और कहता है, चल थोड़ा जोश दिखा। लेकिन जयहुन उसे भरोसा दिलाता है, मैं तो पहले से ही रेडी हूँ और आज रात में सबको ड्रिंक्स पिलाऊंगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है, सिर खुजलाते हुए सोचता है ये जयहुन को अचानक क्या हो गया। जयहुन को राहत है कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। देखो, डंजियन के अंदर जहाँ कोई कानून लागू नहीं होता, अगर उसने बता दिया कि उसे कोई आइटम मिला है तो ये उसकी मौत का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उस आइटम को छीनने में जरा नहीं हिचकेंगे। इसलिए वो किसी का भी अनचाहा अटेंशन अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी अचानक छत में दरारें पड़ने लगती हैं। पार्टी लीडर कुछ ऑर्डर देने से पहले ही छत धड़ाम से गिर पड़ती है। जयहुन इंस्टिंक्टिवली उल्टी दिशा में कूदता है, लेकिन जमीन पर गिरकर शायद उसका हिप स्क्रैच हो जाता है। एक बैंगनी धुंध तुरंत इलाके को घेर लेती है और पार्टी मेंबर जोर जोर से खांसने लगते हैं। उनके मुंह से खून टपकने लगता है। जयहुन तुरंत रिएक्ट करता है, अपने मुंह को ढकता है और उस जहरीली धुंध को सांस में लेने से पहले भागने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त को चिल्लाकर कहता है, भागो, ये धुंध जानलेवा है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, एक चौंकाने वाला मंजर उसे जड़वत कर देता है। उसका दोस्त अचानक एक तलवार से छेद दिया जाता है, जिसे
जैसे कोई अनदेखा शख्स चला रहा है। मरने से पहले उसका दोस्त जयहुन से कहता है, भाग जा। ये डरावना सीन हमारे हीरो को पल भर के लिए पत्थर बना देता है, लेकिन वो जल्दी ही होश में आता है और जितना तेज हो सकता है भागने लगता है। भागते भागते वो अपने दिमाग में उस धमाके और उस गैस के अचानक आने को रिप्ले करता है। उसे साफ हो जाता है कि ये एक सुनियोजित मर्डर अटैक था। खतरे से बचकर वो थोड़ा सांस लेता है। उसका चेहरा पसीने से तर है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मर्डर अटेम्प्ट क्यों हुआ। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही वो शख्स सामने आता है, एक जलता हुआ तीर तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो जयहुन को टारगेट नहीं करता, बल्कि उसके सामने वाले एरिया में क्रैश होकर एक जबरदस्त धमाका करता है। वो हुडी वाला शख्स जयहुन को जाना पहचाना लगता है और वो तुरंत उसे पहचान लेता है। ये जंग वुआन है। जंग अपनी उंगली की नोक पर एनर्जी इकट्ठा करता है और जयहुन को याद दिलाता है, तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि आज तुझसे मिलूंगा और लो मैं यहाँ हूँ। जयहुन तुरंत पूछता है, क्या ये सब तूने किया? क्या तूने ही वो जहरीली धुन छोड़ी और मीटियोर गिल्ड पर अटैक किया? जंग मुस्कुराता है और बेशर्मी से कबूल करता है, हाँ ये सब मैंने ही किया। जयहुन हैरान रह जाता है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को शांत करता है और हालात को समझने की कोशिश करता है बिना जल्दबाजी में कुछ करने के। जयहुन जंग वुआन से पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया? जंग बस कंधे उचकाकर कहता है, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा करने को कहा। फिर वो खिल्लासा करता है कि बहुत सारे लोग मीटियोर गिल्ड से नफरत करते हैं क्योंकि वो हमेशा घमंडी रहे हैं, सबको नीचा दिखाते हैं। जयहुन अपने दांत पीसता है क्योंकि उसे डंजन असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता है। इस तरह के हिट जॉब्स में किलर्स डंजियन के क्लोज क्वार्टर्स का फायदा उठाकर अपने टारगेट्स को मार देते हैं। जाहिर तौर पर मीटियोर गिल्ड भी इन गंदे सौदों में शामिल था, इसलिए वो मारे गए। जयहुन को अपने कंधे पर लगी चोट का दर्द महसूस होता है, जो तीर से हल्का सा घायल हो गया था। उसे यकीन नहीं कि वो जंग वुआन से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वो एक ए रैंक मैजिशियन है जो पूरे देश के टॉप के 2% जीनियस में से एक है। दूसरी तरफ हमारा हीरो बस एक मिड टू लो रैंक प्लेयर है। भले ही वो उनका मेन टारगेट नहीं है, जयहुन को डर है कि वो उसे लूज एंड टाई करने के लिए मार सकते हैं। बेशक हर राइटियस प्रोटैगनिस्ट की तरह जयहुन को अपने साथियों, खासकर मुंगहो का बदला लेने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन अभी वो कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाने वाला। वो जंग वुआन को भरोसा दिलाता है, मैं मीटियोर गिल्ड के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन चश्मे वाला शख्स उसकी बात सुनने के बजाय फायर चेन्स का एक और सेल वो लॉन्च करता है। जयहुन तुरंत साइड में कूदकर उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसका चेहरा फिर भी उस जलते हुए ब्लास्ट से हल्का सा घायल हो जाता है। उसे यकीन है कि अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो उसका गेम खत्म हो जाता। वो पागल मैजिशियन जयहुन पर लगातार फायर चेन्स फेंकता रहता है और जयहुन बेतहाशा भागता रहता है अपनी जान बचाने की कोशिश में। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो तो बस एक डी रैंक प्लेयर है। हर पल के साथ उसके चेहरे पर चोटें बढ़ती जा रही हैं और वो रूखा अटैकर रुकने का नाम नहीं ले रहा। अचानक वो आवाज फिर से उसके दिमाग में गूंजती है, जो उसे बेकार और बेवकूफ कहकर ताने देती है और सवाल करती है कि वो आखिर जिंदा क्यों है। ऐसा लगता है कि ये आवाज, जो हमेशा उसे ताने मारने के लिए उसके दिमाग में आती है, निश्चित तौर पर उसके पिता की है। अपने पिता को अपने दिमाग में देखने के बाद जयहुन के मन में कुछ क्लिक करता है। वो हिम्मत जुटाकर पूछता है, क्या मेरे पिता ने इस असैसिनेशन अटेम्प्ट का ऑर्डर दिया था? चश्मे वाला शख्स जयहुन के सवाल को सुनकर रुक जाता है, लेकिन जल्दी ही हल्की हल्की हंसी छोड़ने लगता है, जो धीरे धीरे पागल भरी हंसी में बदल जाती है। वो जयहुन की शक को कंफर्म करता है। जयहुन ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसके दिमाग में उसकी माँ की तस्वीरें चमकने लगती हैं। उसे वो दिल दहला देने वाला दिन याद आता है जब वो अपनी माँ के बेजान शरीर पर फूट फूट कर रोया था। वो जंग वुआन से टकराता है, पूछता है, क्या मेरे पिता ने 5 साल पहले सर्दियों में मेरी माँ की असैसिनेशन का ऑर्डर दिया था? चश्मे वाला शख्स गंभीर होकर हामी भरता है और कहता है कि उसे कभी समझ नहीं आएगा कि एक पिता अपने बेटे और पत्नी को क्यों मरवाना चाहेगा। जंग वुआन एक और तीर जयहुन की तरफ फेंकता है और उसके सिचुएशन का मजाक उड़ाता है। वो ढेर सारे जलते हुए तीर कंज्योर करता है हमारे हीरो को पूरी तरह तबाह करने के लिए। तीर फेंकने से पहले वो जयहुन को फाइनल गुड बाय विश करता है। जयहुन पल भर के लिए चुप रहता है और फिर अचानक ओडिन्स आई एक्टिवेट करता है। जंग का कॉन्फिडेंट स्माइल पल में शॉक में बदल जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जयहुन के अंदर मैजिकल पावर्स डेवलप हो रही हैं। वो मैजिकल पावर्स और मजबूत होती जा रही हैं बिना होके, और चश्मे वाला शख्स और ज्यादा डर जाता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए वो जंग डिसाइड करता है कि अब जयहुन को ठिकाने लगाने का टाइम आ गया है। वो एक जलता हुआ तीर जयहुन की तरफ फेंकता है, उम्मीद करता है कि वो डरेगा या भागेगा, लेकिन जयहुन अपनी जगह पर डटा रहता है। जैसे ही वो फायर तीर खतरनाक रूप से करीब आता है, वो अचानक हवा में गायब हो जाता है, जैसे कुछ था ही नहीं। जंग का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि ओडिन्स आई फाइनली एक्टिवेट हो गई है और सिस्टम खुद इसकी कंफर्मेशन देता है। जयहुन के चेहरे पर एक सैसी स्मर्क फैल जाता है जब उसे अपने शरीर में वो पावर सर्च महसूस होती है। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है, जिसमें बताया जाता है कि एक ब्लैंक कार्ड अवेलेबल है। इधर जंग अपना आपा खो रहा है, हैरान कि उसका जादू इतनी आसानी से नाकाम कैसे हो गया। हमारा हीरो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उस ब्लैंक कार्ड का यूज करके जंग वुआन की स्किल ब्लिट्स चेन को कॉपी कर लेता है। वो साफ कर देता है कि वो इस बदमाश को बहुत पेनफुल दर्द देगा, और अगले ही पल वो जयहुन जलते हुए तीर कॉन्जर करता है। इधर जंग वुआन का दिमाग चकरा रहा है कि उसकी स्किल, जिसे मास्टर करने में उसे सालों लगे, ये डी रैंक रेडर इतनी आसानी से कैसे यूज कर रहा है। भले ही वो डर से कांप रहा हो, जंग वुआन जयहुन को चेतावनी देता है, मुझे ठिकाने लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जयहुन कॉन्फिडेंटली फायर तीरों का एक बैराज छोड़ता है।
और जैंग वुआन से कहता है जल्दी ही सब सेटल कर लेंगे। जवाब में चश्मे वाला जैंग भी अपने तीरों का बैराज फायर करता है। दोनों की पावर्स आपस में भिड़ती हैं, लेकिन लगता है कि जय हुन बाजी मार रहा है। वो अपनी रिलेंटलेस असॉल्ट जारी रखता है, जिससे घमंडी जांग को अपनी जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागना पड़ता है। जैंग वॉन एक जबरदस्त ब्लिट्ज चेन अटैक से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन जय हुन फटाफट अपनी एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जिससे इनकमिंग अटैक हवा में गायब हो जाता है और वो अपना तीर सीधे जैंग की तरफ भेज देता है। बेताब होकर जैंग वुआन एक बैरियर खड़ा करता है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन जय हुन अभी रुका नहीं है। वो दोबारा एब्सोल्यूट कैलकुलेशन यूज करता है, जैंग का बैरियर नाकाम कर देता है और उसे पूरी तरह डिफेंसलेस छोड़ देता है। तीर सीधे जैंग को लगता है, जो वक्त रहते डॉज नहीं कर पाता। जैसे ही धूल जमती है, जय हुन गिरे हुए जैंग वुआन के पास जाता है, जो किसी ड्रामेटिक सोप ऑपरा सीन की तरह रहम की भीख मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जय हुन कोई रहम नहीं दिखाने वाला। वो बस एक जलता हुआ तीर छोड़ता है, जो उस घमंडी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इस इंटेंस बैटल के बाद जय हुन पूरी तरह थक चुका है। वो जमीन पर लुढ़क जाता है, सोचता है कि उसने आखिरकार एक मिथिक आइटम हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी इतने घटिया तरीके से मौत का सामना करना पड़ रहा है। एक रेडर के तौर पर मौत हमेशा उसके लिए डरावनी चीज रही है, लेकिन अब जब वो इसे आमने सामने देख रहा है, ये बिल्कुल अलग फीलिंग है। उसे ठंडक महसूस होने लगती है। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसमें एक नए डाउनलोड की बात हो रही है। ये विंडो उसे एक रास्ता ऑफर करती है। अगर वो सिस्टम एक्टिवेट करता है तो वो किसी पास्ट टाइम में वापस जा सकता है। ये जानते हुए कि उसकी मौत वैसे भी करीब है, जय हुन बस कहता है, हाँ ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। इस कमांड के साथ एक नया सिस्टम, जिसे नॉर्नर कहते हैं, एक्टिवेट हो जाता है। अचानक हम अपने आप को कुछ डिवाइन दिखने वाली लेडीज के सामने पाते हैं, जो किसी ऐसी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रही हैं जो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। एक ब्लॉन्ड लेडी अपना हाथ बढ़ाती है, शायद जय हुन का हाथ पकड़ते हुए। ठीक उसी वक्त फ्रेंडली ब्लू सिस्टम विंडोज डेडली रेड में बदल जाती हैं और एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा है कि हमारा हीरो अब हाई एसियर का मेजर एनिमी बन चुका है। साथ ही उसे 2 पैसिव स्किल्स मिली हैं और अब आधे एसियर के देवता हर वक्त इस पर नजर रख रहे हैं। अगले ही पल वो अपने बिस्तर पर जागता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कमरे को स्कैन करता है, सब कुछ अनरियल लग रहा है। वो अपनी हथेली की तरफ देखता है, जहां एक लाल जलता हुआ ब्लॉब बनने लगता है। सिस्टम अनाउंस करता है, यूजर सक्सेसफुली चुने हुए टाइम पीरियड में रिटर्न कर चुका है। अचानक उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चमकने लगती हैं। उसकी माँ की मौत, जैंग वुआन के साथ उसकी फाइट। वो अपनी माँ को देखता है और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेता है, छोड़ने को तैयार नहीं, ये उम्मीद करते हुए कि ये कोई सपना नहीं है। और सचमुच ये सपना नहीं है, वो वाकई अपनी माँ को गले लगा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने कमरे में अकेला होता है, उसके सीने में तेज दर्द उठता है, जो उसे रियलिटी में वापस लाता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि तारीख है 15 नवंबर 2020, यानी वो टाइम जिसमें वो रिग्रेस कर गया है और उसका शरीर 20% तक हील हो चुका है। भारी सांसें लेते हुए वो सोचता है कि क्या वो अभी भी सपना देख रहा है। अपने फेमिलियर सराउंडिंग्स को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई अपने पुराने घर में है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें एक क्वेस्ट दी गई है जिसका टाइटल है अ ब्रेक इज द मदर ऑफ सक्सेस। उसका मेन टास्क बस इतना है कि वो पूरी तरह रिकवर होने तक रेस्ट करे और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक ब्लैंक कार्ड मिलेगा। जय हुन गहरी सांस छोड़ता है, अपने रेसिंग थॉट्स को शांत करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो उस बंदे से फाइट करते हुए मर गया था और फिर किसी तरह नॉर्नर सिस्टम की वजह से 11 साल पीछे रिग्रेस कर गया। 11 साल पहले वो अपने मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में था। वो कैलेंडर चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका अभी मिल्स एकेडमी में एनरोलमेंट नहीं हुआ है। उसे खुद का लिखा एक नोट भी मिलता है, जिसमें साफ लिखा है कि उसे मार्शल आर्ट्स चुनना है, लेकिन वो तुरंत पेन उठाकर उस नोट को काट देता है। वो इस बार मार्शल आर्ट्स क्लास में ये मौका वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि इस बार मेज बनना ही उसका रास्ता है। अगले सीन में हम उसे अपनी माँ के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी आंखों से छलकने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसकी माँ चिंतित दिखती है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि उसका बेटा हाल में अजीब बिहेव कर रहा है। जब वो पहले घर आई थी तो जय हुन ने उसे कसकर गले लगाया था और खूब रोया था। वो हल्के से पूछती है, क्या बात है, कुछ परेशान कर रहा है? जय हुन जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाता है, बस एक बुरा सपना था, कुछ नहीं। लेकिन उसकी माँ की वो हॉन्टिंग मेमोरीज कोई साधारण सपने नहीं है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो अपनी माँ से कहता है, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। माँ उसे खुलकर बोलने के लिए एनकरेज करती है। उसे लगता है कि शायद वो म्यूज एकेडमी में एनरोल नहीं करना चाहता। वो इन खतरों और तीखी कंपटीशन को समझती है। वो तैयार है कि अगर उसका बेटा हिचकिचा रहा है तो वो उसे रेगुलर स्कूल चुनने दे, ना कि अपनी इच्छाएं उस पर थोपे। लेकिन माँ की उम्मीदों के विपरीत जय हुन खुलासा करता है कि वो अपना मेजर बदलकर मैजिक क्लास में एनरोल करना चाहता है।
इस सडन चेंज पर माँ हंस पड़ती है और तुरंत उसकी चॉइस को अप्रूव कर देती है। भले ही वो इस सडन स्विच से थोड़ा हैरान है, क्योंकि पहले वो मार्शल आर्ट्स मेजर के लिए इतना डिटर्मिन्ड था। फिर भी वो अपने बेटे के जजमेंट पर भरोसा करती है और मानती है कि उसके पास इस बदलाव की कोई ठोस वजह होगी। वो अपने गाल पर प्यार से थपकी देती है और कहती है, जो तुझे खुशी दे वही कर, चाहे मार्शल आर्ट्स हो या मैजिक। फाइनेंशियल मैटर्स की चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा सपोर्ट करूंगी। माँ की समझदारी और सपोर्ट से मूव्ड होकर जयहुन फिर से रोने लगता है। इन इमोशंस के बीच उसके पिता मिन्योंगो, जो एक ए रैंक ट्रेडर हैं, की यादें उसके दिमाग में चमकने लगती हैं, जिससे उसका अपने पिता से बदला लेने का इरादा और पक्का हो जाता है। जयहुन अब सीरियस ट्रेनिंग में जुट जाता है। पुशअप से शुरुआत करते हैं और उसने अपनी पहली क्वेस्ट कंप्लीट करके एक ब्लैंक कार्ड भी अरमा लिया है। उसका फिजिक टोन्ड और फिट होता जा रहा है, जिसे देखकर मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है। जब तक मैं यहाँ आप लोगों के लिए रिकैप्स लिख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं 6 पैक एब्स की ग्राइंड पर वापस आ पाऊंगा। जयहुन को अभी पूरी तरह समझ नहीं आया कि नॉर्नर सिस्टम आखिर है क्या, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहा जब तक ये काम करता रहे। उसकी पास्ट लाइफ की नॉलेज उसे डंजन आइटम्स पर मोनोपोली बनाने में मदद करेगी और एक डंजन गाइड के तौर पर उसका एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। हालांकि उसके पास मार्शल आर्ट स्किल्स के अलावा ज्यादा स्किल्स नहीं है। एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्स चेन जो उसने जैंग वान से कॉपी की थी, उसके पास है। वो अपनी चेयर पर पीछे झुकता है, सिस्टम समन करता है और अपने करंट स्टैट्स चेक करता है। उसे यकीन है कि उसका लेवल करंट टाइम में रिवर्ट हो गया है और उसके स्टैट्स रीसेट हो गए हैं। लेकिन किसी तरह वो अपनी पिछली लाइफ की सारी पैसिव स्किल्स रिटेन कर चुका है। साथ ही 2 नई स्किल्स भी हैं। पहली स्किल वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स और सुप्रीम गॉड्स आए दोनों मैक्स्ड आउट है। जैसा कि हम जानते हैं, उसके पास एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और ब्लिट्स चेन स्किल्स भी हैं। लेकिन वो अपनी पैसिव स्किल्स को लेकर क्यूरियस है। वो वन हु इज ऑब्जर्व्ड बाय द गॉड्स पैसिव स्किल चेक करता है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स के जरिए उसे रैपिड ग्रोथ में मदद करेगी। इस स्किल ने रिग्रेशन के दौरान उसकी बाकी पैसिव स्किल्स को मेंटेन रखने में भी मदद की।